गाड़ी को अचानक से ब्रेक लगा तो डॉक्टर वृंदा बुरी तरह से अपनी सीट से हिल गईं। क्या हुआ ड्राइवर अंकल? अचानक से गाड़ी क्यों रुक गई? बेटा, वो सामने देखो, सड़क ब्लॉक है, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? वो नरम दिल की लड़की फौरन से गाड़ी से बाहर निकली। अरे वृंदा बेटी, आप कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए, ऐसे मत जाइए, बड़े सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। ड्राइवर भी उसके पीछे गया, पर वृंदा अनसुनी करती हुई उस गाड़ी की तरफ गई जहां एक गबरू जवान मर्द बेहोश पड़ा हुआ था। उसके माथे से खून बह रहा था। वृंदा के दिल को उस पल कुछ हुआ, ऐसे जैसे खिंचाव महसूस हुआ हो, जैसे वो कोई अपना हो। वहां पर मौजूद सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर उस इंसान की मदद कर देते। एक वृंदा ही थी, उसके पास साफ दिल, मदद करने का जज्बा था। बिना अंजाम के परवाह किए वो आगे बढ़ी थी और गाड़ी का दरवाजा खोलते उस इंसान का चेहरा पकड़े उसके माथे को देखने लगी जहां से खून बह रहा था। वो इंसान बेहोशी की हालत में था। वृंदा के छूने से उसने जरा सी आंखें खोली और आंखों को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। अंकल प्लीज हेल्प करिए, वो अपने पीछे खड़े ड्राइवर से कहती। बहुत मुश्किल से उस लंबे चौड़े मर्द को गाड़ी से बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी। शर्म से दो चार मौजूद मर्दों ने भी उसकी मदद की। वो उसे गाड़ी में बैठाए हॉस्पिटल लेकर आई। उसको फौरन ही इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया था और वृंदा ही उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। वो इंसान होश में आता आता फिर से बेहोश हो गया था। शायद उसके दिमाग के किसी हिस्से में चोट आई थी। उसके कान की बैक साइड सर पर चोट देखकर वृंदा का दिल जैसे मुट्ठी में आया। वो एक्सीडेंट की चोट नहीं, वो एक्सीडेंट की चोट नहीं, किसी मोटी और भारी सलाख से मारी गई चोट थी। वृंदा ने कांपते हुए हाथों से उसका जख्म साफ किया और उस पर स्टिच लगाने लगी। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। स्टिच लगाते उसको अच्छे खासे पसीने भी आ गए थे। ऊपर से मजबूत जिस्म वाला वो गबरू मर्द, उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको कहीं तो देखा है, पर उसको याद नहीं आ रहा था। सर झटकती हुई वो अपना काम करने लगी कि अचानक उस इंसान ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त जमा ली। हाथ हटाओ अपना, हाथ हटाओ अपना। उसकी भारी आवाज सुनते ही वृंदा को यकीन नहीं आया कि ये वो इंसान बोला है। वो तो बेहोश है, फिर बोल कैसे रहा था? अगले लम्हे उसने वृंदा की सोच को गलत साबित कर दिया। उसने अपनी आंखें सच में वृंदा पर आग में सुलगती हुई डाली। छूना मत अब मुझे, वो उसको जैसे वार्निंग दे रहा था। पर मुझे स्टिचेस लगाने हैं, छुए बिना तो नहीं लगा सकती। वृंदा को लगा जैसे उसके दिमाग की हालत इफेक्ट हुई है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहा है। सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? वो अपने धीमे लहजे में बोला। तो भी वृंदा को सख्त ही लगा और अगले लम्हे उसने उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। वो उसको गुस्से से सर के पीछे हाथ ले जाते खुद पर झुका गया। वृंदा का तो सांस ही रुक गया। वहां पर मौजूद उसकी टीम के दो मेंबर्स दंग रह गए। उनके सामने पहली बार ऐसा हो रहा था। तुम अपने लिए अच्छा नहीं कर रही हो, वो उसके कान में कहता हुआ फिर से बेहोश हो गया। वृंदा अपने धड़कते दिल को संभालते हुए अपना काम पूरा करते वृंदा अपने धड़कते दिल को संभालते अपना काम पूरा करते अब अपने हाथ से ग्लव्स उतार रही थी। काफी हद तक खुद पर काबू पा चुकी थी कि एकदम ही उसकी निगाह बराबर में मौजूद उस इंसान के पास बने हुए तिल पर पड़ गई। उफ! वो तिल तो जैसे वृंदा की धड़कन ही रोक गया हो। नजर भटक कर उसके माथे पर गई। वो देखती रह गई। शक्ल सूरत से बहुत भला इंसान लग रहा था। ऐसे इंसान की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं होती। भला किसने उसको मारा होगा? वो सोचती हुई वहां से बाहर निकलती अपने केबिन की तरफ बढ़ गई और एक कॉफी मंगवाई। वो जब भी बहुत थक जाती तो कॉफी ही पिया करती थी और आज तो वो काफी ज्यादा थक गई थी कि तभी एकदम बाहर शोर उठा। वृंदा ने अपने केबिन से झांक कर देखा तो कदम वहीं पर जम गए, बल्कि पूरा शरीर ही जम गया। कहाँ है हमारा पोता? किसकी हिम्मत हुई उस पर छुपकर वार करने की? जान से मार दूंगा मैं। ब्रजेश चौधरी साहब की तेज आवाज पर वृंदा के रोंगटे खड़े हो गए। वो कॉफी वहीं पर छोड़कर फौरन अपनी शॉल ओढ़ती चुपके से वहां से निकल गई। उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिसको उसने बचाया है, जिसका उसने ट्रीटमेंट किया है, वो कोई और नहीं बल्कि चौधरी खानदान का एक मेंबर है। चौधरी खानदान जिनसे उनकी खानदानी दुश्मनी थी, जो बहुत सालों से चली आ रही थी।
ऐसे तो वो चौधरी खानदान के लोगों को जानती थी, पर उस इंसान को उसने आज ही पहली बार देखा था, जो शायद पहले यहाँ पर नहीं था। देवराज चौधरी, हाँ यही नाम लिया था। वृंदा का खून डबल स्पीड में दौड़ रहा था। ये नाम और उससे जुड़ा हुआ रिश्ता उसको बहुत कुछ याद दिला रहा था, लेकिन इस बेनाम रिश्ते की अब कोई वैल्यू नहीं थी। ये भी वो जानती थी। घर के अंदर दाखिल हुई तो दिव्यांशी बुआ सामने ही मौजूद थी। वो उनको देखते ही उनका हाथ पकड़े अपने कमरे की तरफ लिए चली गई। क्या हुआ वृंदा? तुम ठीक हो? इतना घबराई हुई क्यों हो? दिव्यांशी उससे 5 साल बड़ी थी और दोनों एक दूसरे की दोस्त थी। दुख सुख हर तरह की बात एक दूसरे से शेयर करती थी, क्योंकि दोनों ही एक ही कश्ती की मुसाफिर थी। बुआ, आज एक अनहोनी हो गई है। वो बहुत घबराई हुई थी। क्या हो गया है? बताओ। आज मुझे देवराज चौधरी मिला। क्या? वो तुम्हें कहाँ मिल गया? दिव्यांशी हैरान हो गई। तो वृंदा ने उसको सारी बात बता दी। ओह माय गॉड! अगर उसने किसी को बता दिया कि तुमने उसकी जान बचाई है और उसका ट्रीटमेंट किया है तो? प्लीज बुआ, कुछ करिए ना, मुझे बचा लीजिए पापा के गुस्से से। वो रोनिहाई आवाज में बोली। क्या तुम्हें वहां किसी ने देखा नहीं? नहीं, उनका अंदाजा नहीं। मैं तो पहले ही निकल आई। मगर मगर क्या? दिव्यांशी जो तसल्ली से हो रही थी, फिर परेशान हुई। देवराज चौधरी ने देखा, उसको जरूर देखना था। दिव्यांशी अपना सर पकड़कर बैठी। क्या करती? थोड़ी देर वो होश में आया तो एकदम मुझे खींचकर जकड़ लिया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वृंदा बात करते करते घबरा गई। दिव्यांशी उस पल सोच में डूबी। कुछ भी हो, बस उनके ब्रजेश चौधरी सबको नहीं पता चलना चाहिए। अगर किसी और को नहीं पता और बस उस इंसान ने देखा है, तो उसको रोकना होगा। कैसे रोकेंगे? वृंदा ने अपने नाखून मुंह में चबाते हुए कहा। उससे बात करके। पर हम बात कैसे करेंगे? मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। वृंदा को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। नंबर तो मैं ला दूंगी, बस तो मुझे किसी तरह बात करके उसको मना लेना कि वो तुम्हारा नाम नहीं ले, वरना ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। दिव्यांशी ने गहरा सांस भरते हुए कहा। बुआ, इस दुश्मनी की कोई हद नहीं है। सही कह रही हो। भाभी के होने की वजह से सारी हद ही खत्म हो गई थी। दिव्यांशी अफसोस से भर गई। दोनों ही चौधरी खानदान की बहुएं थीं, लेकिन सिर्फ पत्नी होने की हद तक उनकी हैसियत रह गई थी। बड़ों के किए गए फैसले के ये बुआ और भतीजी भेंट चढ़ गई थी। रात के वक्त दिव्यांशी अपने भाई के मोबाइल से नंबर निकाल कर लाई थी। बहुत मुश्किल से निकाला है ये नंबर। अब बस जल्दी से उसको मना कर दो कि ये वो बात किसी को न कहे। दिव्यांशी उसको समझाते हुए बाहर निकल गई, जबकि वृंदा नंबर मोबाइल पर डायल करते हुए अपना दिल तेज तेज से धड़कता महसूस कर रही थी। क्या बताइए, नंबर सच में देवराज चौधरी का था कि नहीं? कॉल जा रही थी और वृंदा का दिल भी धड़के जा रहा था। अगले लम्हे कॉल रिसीव हुई। जी। एक भारी आवाज कानों से टकराई। आप कौन बोल रहे हैं? ये नंबर किसका है? उसकी आवाज वैसे ही बहुत भारी थी, जो कि आज वृंदा अपने आमने सामने सुन चुकी थी। उस वक्त वो आवाज फोन पर और पावरफुल लग रही थी। मैडम, कॉल आपने की है। आप वजह बता रही हैं या मैं कॉल काट दूं? इस डरी सहमी आवाज पर उसको कुछ अंदाजा तो हुआ था, वरना अब तक वो कॉल काट चुका होता। इतना सब्र नहीं था उसके अंदर। आप प्लीज पहले ये बताइए, आप देवराज चौधरी बात कर रहे हैं ना? झिझकते हुए लहजे में उसका नाम लेते कंफर्म कर रही थी, जब दूसरी तरफ से उसकी गहरी सांस सुनाई दी थी। वृंदा के माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें आ गईं। वो उस इंसान का अंदाज और आवाज पहचान गई थी, पर फिर भी कंफर्म करना चाहती थी। जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। आपने क्यों कॉल की है? देवराज की आवाज में एकदम से सख्ती आ गई, जो वृंदा ने महसूस की थी। मैं डॉक्टर वृंदा अरोड़ा बात कर रही हूँ। वृंदा को लगा था शायद उस इंसान ने नहीं पहचाना, लेकिन वो तो पहचान भी कैसे सकता था? उसने तो आवाज भी नहीं सुनी थी उसकी। वृंदा का अभी तक यही वहम था। जानता हूँ, कॉल क्यों की है आपने? दोबारा से इसी अंदाज में पूछा गया था। मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो उसके लहजे की घबराहट साफ महसूस कर सकता था। बोलिए। वो एकदम से बोली। देखिए, मैंने आपकी जान बचाकर आप पर एहसान किया है, तो उसके बदले मैं भी यही चाहती हूँ कि आप इस राज को राज रखिए और किसी को ना बताएं। ये आपका मुझ पर एहसान होगा। वृंदा ने दिव्यांशी के कहे शब्द बिना किसी बदलाव के उस तक पहुंचा दिए। दूसरी तरफ से वो सिगरेट सुलगा गया था। आंखों के सामने आज सुबह का मंजर घूम गया।
मुझे तो लगा था बहुत बहादुर हैं आप, पर आप तो बहुत ज़्यादा ही डरपोक निकली हैं। उसका लहज़ा बहुत आम सा था, लेकिन वृंदा को वो शब्द मज़ाक उड़ाते हुए महसूस हुए थे। आप प्लीज़ मेरी बात का जवाब दीजिए। वादा करिए किसी को कुछ नहीं बताएँगे। वो जल्दी से जल्दी कॉल बंद करना चाहती थी। हाँ, मैं वादा करता हूँ, किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगा। उसके बच्चों जैसे अंदाज पर वो इसी तरह से जवाब दे गया। उसकी बात मान लेने पर वृंदा की जान में जान आई थी, पर अगले ही पल जो उसने कहा था, वृंदा की रंगत एकदम से फीकी पड़ गई। वैसे एक दुश्मन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को खिलाफ कर सकता हूँ आपके खिलाफ। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वृंदा अरोड़ा मुझे फोन करती है और पहले तो सिर्फ गवाह थे मेरे पास, अब तो सबूत भी मिल गए हैं मुझे कि मेरे जान बचाने वाली आप ही थी। उसके शब्द संगीन थे, पर लहजे में मुस्कुराहट का असर था। अपनी बात पूरी करता वो कॉल काट गया, जबकि वृंदा की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग उसके घर वालों तक पहुंच जाती, फिर तो उसकी कहीं कोई जगह नहीं बचनी थी। उसने दोबारा से कॉल मिलाई, पर इस बार उसकी कॉल काट दी गई। कितना घमंडी और बदतमीज इंसान है ये। वृंदा उसको बुरा भला कहकर रह गई थी। उसको पसीने आ रहे थे। उसने दोबारा से कॉल मिलाई, जो इस बार उठा ली गई थी। अब आप डिस्टर्ब कर रही हैं मुझे। टाइम देखा है आपने या नहीं? ये कोई वक्त नहीं है किसी शरीफ इंसान को कॉल करने का। ना ही आप जैसी लड़की को शोभा देता है ऐसे परेशान करना। वो इंसान बहुत बेरहमी से बोला, जब वृंदा के कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो किसी गलत वजह से कॉल नहीं किया आपको। बात के बीच उसकी नजरें घड़ी पर गईं, जहां टाइम देखकर उसकी रंगत लाल पड़ गई। मैंने कब कहा कि आप मुझे गलत वजह से कॉल कर रही हैं, पर बहुत गलत टाइम पर डिस्टर्ब कर रही हैं आप मुझे। उस इंसान का लहजा एकदम से भारी हो गया था। न जाने उसके अंदाज में ऐसा क्या था कि वृंदा की हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। वो कुछ सेकंड के लिए कुछ बोल नहीं पाई। यार कसम से, अगर आपकी जगह इस वक्त कोई और लड़की होती तो उसकी खैर नहीं होती, पर आप। तभी वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया। देखिए, आप बहुत गलत तरफ जा रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है आपको कॉल करने का, और ना मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ। वृंदा को लगा था शायद वो उसे कोई बहुत गलत लड़की समझ रहा है, बस गलत तरफ जाना ही तो नहीं चाहता। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि डिस्टर्ब मत करिए मुझे, वो भी इस वक्त। ऐसे ही कोई ख्वाहिश जाग गई तो आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगी। उसकी इन बातों पर वृंदा को बहुत हैरानगी हुई। वो उनका मतलब समझ नहीं पाई थी। कैसी ख्वाहिश? क्या मतलब आपकी इस बात का? वो समझकर नासमझ बन गई थी, या सच में वो नासमझ ही थी? उसके अंदाज से कुछ भी कहा नहीं जा सकता था। आपने क्यों कॉल की है दोबारा? लाल होती आंखों के साथ माथे को मसलते हुए वो बहुत ध्यान से बात को बदल गया, जबकि उसकी इस तरह बात बदलने और भारी लहजे पर वृंदा अजीब से अंदाज से दो चार हुई थी। आप किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे? आपने वादा किया है ना? वृंदा भी जल्दी से कॉल बंद करने का चाहती थी। उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। मैं अपने वादे पर अभी भी कायम हूँ। इस तरफ से ये बात कभी बाहर नहीं आएगी, और ना दोबारा मुझे कभी कॉल करेंगी। ठीक है? अंडरस्टैंड? उखड़े और घमंडी लहजे में कहता वो कॉल काट कर गया था, जबकि वृंदा ने फोन बंद करते उसको ऐसे दूर फेंका था जैसे वो खुद देवराज चौधरी हो। हाँ, मैं तो जैसे मरी जा रही हूँ तुम्हें कॉल करने के लिए। अन्विका मम्मी बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये लोग हमदर्दी और प्यार के काबिल नहीं हैं। इतना बड़ा एहसान किया है, थैंक यू बोलने की जगह मुझे धमकियां दे रहा है। इससे तो अच्छा था मैं इसकी हेल्प ही नहीं करती, वहीं रोड पर ही इसको मरने के लिए छोड़ देती, बाकियों की तरह। उसने बहुत गुस्से से कहा था, पर अगले ही पल न जाने क्यों उसको ये बात बेचैन कर गई, जबकि दूसरी तरफ वो आंखें बंद करे हुए उसको ही सोचे जा रहा था, जो दिल की धड़कन बन गई थी, लेकिन फिर भी इतनी दूर थी। ये दुश्मनी अब की नहीं, काफी टाइम पहले से चलती आ रही थी, जो अब नफरत भी पकड़ चुकी थी। 6 साल पहले वृंदा के पापा की बहन दिव्यांशी की शादी वेदांत चौधरी से की गई थी, और एक शादी और तय हुई वृंदा और देवराज की, क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं था, और ब्रजेश चौधरी की ख्वाहिश थी जो कि पूरी की गई।
फिर जब दिव्यांशी की विदाई का वक्त आया तो 100 एकड़ जमीन की डिमांड खड़ी हो गई, जो थी चौधरी खानदान की मलकियत। पर वृंदा के पापा ने अपनी पत्नी की बातों में आते हुए वो जमीन मांग ली, जिस पर ब्रजेश चौधरी साहब ने साफ इनकार कर दिया और ये विदाई वहीं के वहीं रह गई। दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में वक्त नहीं लगा और इन 6 सालों में इन दोनों खानदान में दरार आ गई, एक ऐसी दरार जो अब तक भर नहीं पाई। और 6 साल पहले एक मर्डर भी हुआ था देवराज चौधरी के पापा का, जिससे इस दुश्मनी की असली बुनियाद पड़ी थी और देवराज चौधरी वापस महाराष्ट्र आया था। अब तक अपने पापा का मर्डर का बदला नहीं ले सका था और दरारें इतनी बढ़ गई थी कि अब सब बिखर गया था। इस सब को सबसे ज्यादा झेलने वाले दिव्याशी और विदात, देवराज और वृंदा थे, जो अपने अपने खानदान के फैसले पर अपनी जिंदगी ना आगे बढ़ा पा रहे थे, ना हाथ छोड़ पा रहे थे। कोई नहीं जानता था इसका एंड क्या होगा, जबकि ब्रजेश चौधरी ने अरोड़ा हाउस के किसी भी मेंबर से ताल्लुक रखने से मना कर दिया था। और अगर ब्रजेश चौधरी को पता चलता कि वृंदा ने देवराज का ट्रीटमेंट किया है, तो सीधा उसके पापा तक ये बात पहुंच जाती और वो नाराज हो जाते, और यही वो नहीं चाहती थी। घोड़े ने एक बार फिर से उछलते हुए अपने ऊपर बैठे उस इंसान को गिरा दिया। वो घोड़ा उस वक्त किसी के काबू में नहीं आ रहा था। आज तो हार पक्की है, छोटे चौधरी साहब से पास में खड़े हुए इंसान ने कहा तो वेदांत चौधरी ने एक नजर घोड़े पर डाली। चौधरियों का खून है मेरी रगों में, हार मानना तो सीखा ही नहीं। मैं उस इंसान को उसकी साजिश में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। वेदांत की बात पर सबने फिक्रमंदी से उसकी तरफ देखा था। चाचा, आप नहीं जा सकते इस मुकाबले में। घोड़ी की यह हालत है, ये किसी के काबू में नहीं आ रहा। हम मुकाबले के रूल के मुताबिक घोड़ा बदल भी नहीं सकते। इस घोड़े पर बैठकर रेस में हिस्सा लेना अपनी मौत को खुद बुलाना है। आदि चौधरी उसके लिए फिक्रमंद था। तुम भूल रहे हो, कोई है जो हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला कर सकता है। चाहे घोड़ा पागल ही क्यों ना हो जाए, वो काबू कर लेगा। कॉल करो उसको। वेदांत की बात पर आदि ने हल्के से हंसते हुए उनको देखा। इस वक्त टेंशन में वो उस इंसान को तो भूल ही गया था। अगर वो लोग मुकाबले में हार मानकर वापस लौट जाते तो उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी थी। इसका सही हल यही था कि उसको ही यहीं पर बुला ले। वेदांत को अंदाजा था कि माधव उनके दुश्मन का बेटा आज यहाँ पर आने वाला है। इसी बात के ध्यान में वो देवराज चौधरी को साथ नहीं लाए थे। माधव की उल्टी सीधी बकवास पर अगर उसको गुस्सा आ जाता तो उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता। आदि के फोन करके बताने के ठीक 15 मिनट बाद उसकी गाड़ी रेस कोर्स के बड़े से गेट के अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी थी। काले रंग की चमचमाती मर्सिडीज की तरफ देखते माधव अरोड़ा के चेहरे का असर बदल गए थे। उसने तेजी से आगे बढ़कर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया। सफेद सूट पहने हुए, कंधे पर काले कलर की शॉल फैलाए हुए वहां आते ही हर तरफ अपनी पर्सनैलिटी का सहर बिखेर गया था। माधव की नफरत भरी निगाहें उस इंसान की शानदार और पावरफुल पर्सनैलिटी को देखकर जल उठी थी। देवराज चौधरी कितना माहिर घुड़सवार था, ये बात वहां मौजूद सब लोग जानते थे। उसको वहां देखकर बहुत से लोग सीटियां मारने लगे थे। ओह, तो इसको बुला लिया है, ये कौन सा तीर मार लेगा। जो कुछ मैं उनके घोड़े को मिला चुका हूँ, इसको भी मुंह के बल गिराएगा। माधव को लगा था कि अब वो ऐसे ही जीत जाएगा। वेदांत की हालत देखकर कोई भी इस घोड़े पर चढ़ने की गलती नहीं करेगा। वो घोड़ा बिल्कुल बेकाबू होता उनके 2 आदमियों को भी जख्मी कर गया था। पर देवराज चौधरी को देख माधव के चेहरे के बदलते असर बता रहे थे कि वो घबरा गया है। तुम सब सो रहे थे क्या? वो हमारे अस्तबल में घुसकर साजिश कर गया। पहली फुर्सत में उन सबको फ्री करो। ऐसे गद्दार लोग मुझे अपने आसपास भी नहीं चाहिए। शुक्र करो चाचा को ज्यादा चोट नहीं आई, वरना किसी एक को भी नहीं छोड़ना था मुझे। इससे पहले वेदांत के हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। उसको पता चला, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तुम चाचा को अस्पताल लेकर क्यों नहीं गए? आप चलिए, मैं देख लेता हूँ इस कमीने को। वेदांत की तबीयत देखते हुए उसने एक भारी निगाह माधव के ऊपर डाली थी, जिसने अपने चेहरे पर घबराहट दिखाई नहीं देने दी। गोल्डी किसी के काबू में नहीं आ रहा था। इस खबीस ने बहुत बड़ी गेम खेली है। भाई, हमें रोकते हैं पर ये लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। अब की बार ऐसा मजा चखाना है कि दोबारा सामने आने से पहले भी 1000 बार सोचें। वेदांत अपने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने हारते हुए देखना चाहता था। सबके कहने के बावजूद वो हॉस्पिटल नहीं गया।
सर, रेस का टाइम 5 मिनट तक शुरू होने वाला है बस। आदि ने देवराज को याद दिलाया, जिस पर वो सर हिलाता गोल्डी की तरफ बढ़ गया, जो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा था। अपने ऊपर बैठने देना तो बहुत दूर की बात थी। संभल कर, कहीं कोई हड्डी मत तोड़वा लेना, माधव ने उसके पास से गुजरते हुए कहा। देवराज ने पलटकर उसको अपनी काली और आग में सुलगती निगाहों से घूरा था। माधव ने भी जवाबन नफरत भरी निगाहों से उसको देखा। उसको बाकी सब बुरे लगते थे, पर देवराज और वेदांत से तो बहुत ज्यादा नफरत थी। उसको यही था, उन्होंने जो दिव्यांशी बुआ और वृंदा की जिंदगी बर्बाद की थी। देवराज ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसका सारा ध्यान अपने दुश्मनों को हराने में लगा हुआ था। गोल्डी की लगाम अपनी गिरफ्त में लेते उसने जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश की, गोल्डी ने कलाबाजी खाते हुए उसको खुद से नीचे फेंकने की कोशिश की, पर वो पहले से बेखबर था। उसने अपना पैर फंसाया था और लगाम पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। माधव बहुत आसानी से अपने घोड़े पर बैठ चुका था। उसके बराबर में कुछ दूरी पर खड़े देवराज चौधरी के घोड़े को देखकर लग रहा था जैसे वो पागल हो गया है। वो चलता हुआ लगातार देवराज को गिराने की कोशिश कर रहा था, जो अभी तक ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। सब लोग अपनी सांस रोके खड़े हुए थे। वेदांत फिक्रमंद हुआ था, कहीं उसने देवराज को इसमें इन्वॉल्व करके गलत तो नहीं कर दिया। गोल्डी की हालत बहुत खराब थी, वो काबू में नहीं आ रहा था। रेस स्टार्ट हो गई थी। माधव ने अपना घोड़ा ट्रैक पर दौड़ाना शुरू कर दिया था। देवराज ने घोड़े की पीठ पर हाथ रखते उसको हल्के से सहलाया और अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ घोड़ा अपने अगले दोनों पैर ऊपर उठाता ट्रैक की तरफ मुड़ा था। सब हैरान और इम्प्रेस भरी निगाहों से देवराज चौधरी की तरफ देख रहे थे, जिसने न जाने कैसे खुद को गिरने से बचाया हुआ था। धीरे धीरे वो काबू में आ रहा था। वेदांत के होठों पर दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। ओ मेरे शेर, फकर भरी निगाहों से अपने भतीजे देवराज चौधरी की तरफ देखा। वेदांत ने उसकी तारीफ की थी। घोड़ा ट्रैक पर भागने लगा था। देवराज अब पूरी तरह से घोड़े पर बैठ गया था। माधव ने भी पीछे मुड़कर देखा। उसको बहुत तेज रफ्तार के साथ अपने पीछे आता देख उसने अपने घोड़े की लगाम जोर से खींची। उसने भी अपनी रफ्तार बहुत तेज कर ली थी। मिट्टी का गुबार उठने लगा। वो बहुत लंबा ट्रैक था। सब लोग शोर मचा रहे थे। माधव की हासिल की गई लीड खत्म हो रही थी। वेदांत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। देवराज को बुलाने का फैसला बहुत अच्छा था। आदि भी बहुत खुश था। दोनों एक दूसरे के बराबर में आ गए थे। माधव के अंदर आग लगी हुई थी। वो किसी कीमत पर उस इंसान से हारना नहीं चाहता था। वहाँ हर तरफ धूल मिट्टी उड़ रही थी। दूर खड़े हुए लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। माधव ने एक नज़र बराबर आते देवराज के घोड़े की तरफ देखा, जिसकी रफ्तार बता रही थी कि वो उसको क्रॉस करके आराम से जीत सकता है। माधव ने जेब में हाथ डाला और छोटा सा नुकीला खंजर निकाल लिया था। उसकी नजरें वेदांत के घोड़े के पैरों पर थीं। इस पल देवराज ने निगाहें मोड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहों ने माधव की हरकत करने से पहले ही उसकी नियत भाप गया था। इससे पहले कि वो वार करता, देवराज ने घोड़े के साथ लगी थैली से मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भरते माधव की आंखों की तरफ फेंक दिया। माधव इस वार के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। उसकी आंखें जलने लगीं। उसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिनिशिंग लाइन पास आ गई थी। देवराज उससे बहुत आगे निकल गया था। माधव अपनी आंखों को मसलते हुए उसके हाथ घोड़े की लगाम से हट गए, जिसके साथ ही घोड़े की तेज रफ्तार की वजह से बैलेंस ठीक नहीं रह सका और फिसलता हुआ नीचे गिर गया। घोड़ा उसको घसीटते हुए आखिर तक ले आया, जहां पर पहले ही देवराज चौधरी वो रेस जीतकर विनर बने हुए खड़ा था। माधव ने तेजी से आगे बढ़कर अपने पैरों को घोड़े की रस्सी से खोला। जमीन पर घिसटने की वजह से उसकी कमर और सर छिल गए थे। देवराज चलता हुआ उसके पास आया। माधव ने खूंखार नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे उठा नहीं जा रहा था। गर्दन में बहुत चोट आई थी, वरना उसका दिल तो चाह रहा था किसी इंसान का मुंह तोड़ दे। देवराज चौधरी बोलने से ज्यादा काम करने में यकीन रखता है। क्या हुआ? उठ नहीं पा रहे हो? लगता है कोई हड्डी टूट गई है। वार करना है तो शेरों की तरह सामने से किया करो। पीठ पीछे वार करने वाले का तो यही हाल होता है। उसकी तरफ देखता वो उसको बातें सुना गया। पीठ पीछे वार किया है? तुम्हारे और तुम्हारे बगैरत चाचा की तरह औरतों को दुश्मनी में नहीं घसीटा। अगर जरा सी भी मर्दानगी थी तुम लोगों में, तो मर्द बनकर अरोड़ा खानदान के मर्दों से मुकाबला करते। हमारी औरतों का निशाना क्यों बनाया?
माधव अपने आदमियों के सहारे उठकर खड़ा हुआ, पर उससे अपनी गर्दन नहीं हिलाई जा रही थी। वेदांत और आदि भी पास आते उसकी बातें सुन चुके थे। देवराज ने शोले भरी निगाहों से माधव की तरफ देखा। अपने अंदाज में जवाब देने के खातिर उसके आगे बढ़ा ही था, जब आदि और वेदांत ने उसके बाजू से पकड़कर रोक लिया। देवराज, नहीं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं। बिना वजह मुंह लगने की जरूरत नहीं है। 6 साल से भोगते आ रहे हैं, भौंकने दो इनको। उन्होंने बहुत मुश्किल से देवराज को उससे दूर किया, जो उसका गिरेबान पकड़कर उसका बटन तोड़ चुका था। उसकी न जाने कौन सी बात देवराज चौधरी के दिल पर लगी थी। वेदांत के पकड़ने पर उसने बाजू को गुस्से की हालत में झटकता वहां से निकल गया। वेदांत ने आदि को उसके पीछे जाने को कहा, पर जब तक उसकी गाड़ी धुआं उड़ाती हुई वहां से निकल गई थी। अपने भतीजे की तरह थोड़ी सी शर्म तुम भी कर लो वेदांत चौधरी। तुम तो गैरत, शर्म और मर्दानगी ही खत्म कर चुके हो अपने अंदर से। माधव ने महसूस किया था कि अपने खानदान की औरतों को मारा ताना निशाने पर लगा था। इस बात का ख्याल किए बिना वो वहां खड़े इतने सारे मर्दों के बीच अपने घर की औरतों की बातें कर रहा था। वो यहाँ से गया है, पता है क्यों? क्योंकि वो अगर एक पल भी और रुकता तो तुम उसके हाथों मर जाते। छोड़ देने के बाद भी उन औरतों की इज्जत का ख्याल है हमें। अपने घर की औरतों की बेइज्जती करने वाला मर्द दुनिया का सबसे बड़ा बगैरत है, और तुम भी उन्हीं बगैरतों में से एक हो। दोबारा उसके सामने सोच समझकर नाम लेना। इस बार बचा लिया है हमने तुम्हें, अगली बार मैं भी बीच में नहीं आऊंगा। वेदांत ने उसकी आंखों में देखा, उसको संगीन भरे अंदाज में वार्न करता वहां से निकल गया था, जबकि माधव अपनी हार और बेइज्जती पर अपनी मुट्ठियां बंद कर कर रह गया। आज की रात, सिर्फ आज की रात सुकून से गुजार लो, कल तुम सबको रुलाऊंगा मैं। ये वादा है माधव अरोड़ा का तुम सबसे। अपने गिरेबान के टूटे बटनों और गर्दन से दर्द को बर्दाश्त करता वो दिल ही दिल में अपना अगला प्लान बना चुका था। पिछले कई सालों से वो शहर से बाहर था। अपनी माँ के कहने पर, अब उसकी जिद पर उसको वापस बुला लिया गया था। उसने आते के साथ ही चौधरी खानदान से उलझना शुरू कर दिया था। इसकी खबर अब तक अरोड़ा हाउस तक भी पहुंच चुकी थी। क्या जरूरत थी तुम्हें उन सब से पंगा लेने की? वो तो बैठे ही इसी ताक में हैं कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अपनी दुश्मनी पूरी कर सके। अन्विका जी ने माधव के जख्मों से चूर चेहरे को देखते नफरत से कहा, तो पास खड़ी दिव्यांशी और वृंदा ने एक दूसरे को देखा। दिव्यांशी अफसोस से सर हिलाकर रह गई। वो जानते थे वेदांत को घोड़े का बहुत शौक है, इसलिए वो अक्सर रेस में अपने घोड़े को दौड़ाता है। लेकिन अब जिस तरह माधव को तकलीफ पहुंची थी, मामला और ज्यादा बिगड़ गया था। माधव अन्विका का भतीजा था, जो उनके पास अब रहने के लिए आया था। मेरे सामने होते तो सीधा करके रख देती। क्या हालत कर दी है मेरे भतीजे की उन्होंने। कोई इतना भी जालिम नहीं होता। अन्विका की बात पर वृंदा का दिल भी बुरा हुआ। देवराज पर गुस्सा आया, जिसने उसको टॉर्चर किया। वहां मौजूद सभी अपने अपनी बोलियां बोल रहे थे। सभी चौधरी खानदान के लोगों को बुरा भला कह रहे थे। सुबह तक हर कोई चुपचाप था कि अचानक ही हवेली में खलबली मच गई। दिव्यांशी हवेली से गायब थी। सभी उसको ढूंढने लगे कि उसका फोन वृंदा के पापा के फोन पर आया, जिसमें उसने साफ कहा था कि वो अपनी मर्जी से हवेली छोड़कर गई है। इस वक्त वृंदा के पापा के कंधे झुक गए थे। दूसरी तरफ अन्विका गुस्से की हालत में आ गई। हद ही हो गई, कैसे जा सकती है दिव्यांशी यूं घर छोड़कर, वो भी दुश्मनों की हवेली। मुझे पहले ही पता था वो ऐसे ही करेगी। उसके लक्षण ठीक नहीं। मैं तो कहती हूँ कि अपनी बेटी को भी जल्द से जल्द उसका घर का करो, इससे पहले कि ये भी भाग जाए। अन्विका की जुबान जहर भर रही थी। जबान को लगाम दो, वरना जबान खींच लूंगा मैं। वृंदा के पापा गुस्से से खड़े हुए। मेरी क्या जबान खींचेंगे आप? आपकी बहन जो खाक सर पर डाल गई है, पहले वो तो निकाल लें। उनकी बातें शुरू हो गई थी। वृंदा सर झटकती अपना रुख कर गई। मेरी बात सुनो और उस पर गौर करिए। मेरा भतीजा माधव अभी भी राजी है वृंदा से शादी करने के लिए। आप एक बार हाँ तो कर दे, फिर देखें। 100 सोनार की और एक लोहार की लगेगी न, इन चौधरी को सुकून आ जाएगा। अन्विका की बातों पर वो संजीदगी से सोचने लगे। 6 साल पहले जो शादी हुई उसको खत्म कर दिया गया था। हाँ, तलाक के पेपर भेजे थे देवराज चौधरी ने। वो वृंदा को तलाक दे चुका था, तो उसकी शादी हो सकती थी। वो गहरी सोच में डूबे, जबकि ये नहीं जानते थे कि तलाक के पेपर्स की साजिश
उनकी अपनी दूसरी पत्नी अनविका की रचाई हुई थी। वो गहरा सांस भरते नम आंखों को बंद कर गईं। अपनी बहन दिव्यांशी की गई आज की हरकत से वो बहुत परेशान हुए थे। वो कॉल पर कॉल मिला रही थी, लेकिन सामने वाला तो जैसे अपने कान बंद करके बैठा था। वृंदा ने गुस्से में आकर फिर से कॉल मिलाई, जो इस बार कॉल पिक कर ली गई। हेलो। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड करते ही बड़ा अच्छा अंदाज में हेलो की आवाज आई। आप और आपके खानदान के कई लोग सभी घटिया हैं। आपको शर्म नहीं आई इस तरह से मेरी बुआ को ले जाते हुए? आप बहुत ज्यादा इज्जतदार लोग बनते हैं, पर दूसरे की बहन बेटियों को बदनाम करके उनको बेइज्जत करते हैं। आप लोगों को अगर दुश्मनी निभानी है तो सीधे तरीके से निभाइए। औरतों को क्यों मोहरा बना रहे हैं आप? वृंदा को अपने घर वालों की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और दिव्यांशी की फिक्र हो रही थी। यही वजह थी कि उसकी आवाज सुनते ही उस पर फूट पड़ी, जबकि दूसरी तरफ बहुत ही ध्यान के साथ उसकी बात को सुनते इंसान का सब्र उस पल खत्म हुआ। वो किसी की इतनी नहीं सुनता था। जबान संभाल कर बात करो मैडम, मैं ऐसे बदतमीज लहजे का सुनने का आदी नहीं हूँ। स्पीकर पर उसकी भारी आवाज गूंजते वृंदा को वहीं ब्रेक लग गई थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। इस वक्त वेदांत ने आत्मसम्मान में आकर वो किया था जो नहीं होना चाहिए था। वो कभी भी औरतों को इस्तेमाल करने के हक में नहीं था। आपकी बुआ खुद भागकर आई हैं अपने घर से, उनसे जबरदस्ती बिल्कुल नहीं की गई। गलती दोनों तरफ से है। आप इस तरह सिर्फ एक इंसान को इल्जाम नहीं दे सकती। देवराज ने सिरगिट सुलगाते हुए अपने अंदर के तूफान पर काबू पाते हुए जवाब दिया था। वेदांत साहब ने मेरी बुआ को अपने जाल में फंसाया है। वृंदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान को कॉल करके इस तरह से उससे क्यों लड़ रही थी। उनके बीच कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था कि किसी भी टॉपिक पर बात की जाती। वो कोई छोटी बच्ची हैं जो चाचा की बात में आ जाएं। अगर आपको कहूँ मैं कि अपने घर वालों को छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, तो क्या आप भी ऐसे ही आ जाएंगी? देवराज चौधरी का दिमाग पहले ही खराब था, ऊपर से रही कसर ये लड़की पूरी कर गई थी। उसको अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोल गया। दूसरी तरफ से वृंदा एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने एकदम झुरझुरी ली थी। ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए। वो अपने घर वालों को मरकर भी नहीं छोड़ सकती थी। आप ऐसा नहीं करेंगी ना, तो आपकी बुआ को भी कहने पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। देवराज चौधरी ने खुद ही अपनी बात को संभाल लिया। इस लड़की से वो बहुत ज्यादा लिहाज रखकर और नरमी से बात करता, जो उसके व्यवहार का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। वो नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों करता था, पर उस लड़की की इतनी बदतमीजी के नतीजे में भी वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, वरना वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। आपको रोकना चाहिए था ना अपने चाचा को। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको बताए बिना ये सब किया हो उन्होंने? आप जो मेरे सामने इस तरह से अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानती हूँ आप भी इस तरह के इंसान हैं। वृंदा का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अच्छा, आप जानती हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ? अगर इतना बुरा हूँ तो मुझे कॉल क्यों करती हैं? आपको अंदाजा है, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो अब तक आप भी अपनी बुआ की तरह मेरे घर में होती। एक के बाद दूसरा सिगरेट सुलगाते हुए वो अपनी ये बात कह गया था, जिससे वृंदा की रंगत लाल पड़ गई। आप होते कौन हैं मुझे ऐसा बोलने वाले? मैं तो देखती भी नहीं हूँ आपके घर पर। वृंदा को उसकी बात पर अपनी बेइज्जती लगी। आप क्या चाहती हैं मुझसे? दूसरी तरफ से बहुत ध्यान और सुकून से पूछा गया। वो इस बहस को खत्म करना चाहता था। मेरी बुआ को वहां पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वृंदा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था वो इतनी बदतमीजी कर रही थी, पर ये इंसान फिर भी उससे बहुत ही इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था। नहीं होगी, देवराज चौधरी ने यकीन से कहा था। वृंदा ने फोन कान से हटाकर स्क्रीन को घूरा। इतनी लॉयल्टी उसको हजम नहीं हो रही थी। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो दोबारा मुझे कॉल मत कीजिएगा। देवराज के लहजे में कुछ अजीब सा था। उसकी आवाज बहुत भारी हो रही थी। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? बाकियों के सामने डर जाने वाली उस इंसान की नरमी देखकर उसके आगे शेरनी बन जाती थी। उस वक्त भी उसकी बात के जवाब में नाराजगी भरे अंदाज में सवाल किया गया था। नहीं, मिन्नत कर रहा हूँ। देवराज चौधरी के शब्द सुनकर उसने फटी फटी आंखों से स्क्रीन को घूरा। इस इंसान का दिमाग तो ठीक था, वो ये क्या बोल रहा था? वृंदा का दिल उस लम्हे अजीब से एहसास से घिर गया था। उसने और कोई बात किए बिना कॉल कट कर दी। दिल धड़कने लगा था। मोबाइल टेबल पर रखते वो जैसे ही पलटी, दरवाजे पर खड़ी हुई अनविका जी को देखकर उसका रंग उड़ गया। वो बहुत गुस्से के साथ उसको देख रही थी। अनविका मॉम, वो मैं।
वृंदा ने बोलना चाहा, जब अन्विका अरोड़ा उसको हाथ उठाकर कुछ भी बोलने से रोक गई। सब कुछ जानती हूँ, दिव्यांशी ने सब कुछ बता दिया था मुझे। अन्विका अरोड़ा की बात पर वृंदा ने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। वो सब कुछ जानती थी? क्या उन्होंने उसके पापा को भी बता दिया था? मैंने अभी तक किसी को भी कुछ नहीं बताया है और ना ही बताऊंगी। अगर तुम मेरी बात मानो तो। अन्विका जी के लहजे में इस वक्त आग भड़क रही थी। अपने अंदर की नफरत की भड़कती आग, जिसमें वो सबको बर्बाद कर देना चाहती थी। कौन सी बात? वृंदा का दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ गया था। उसको अंदाजा नहीं था कि जो बात देवराज चौधरी ने उसके कहने पर छुपा रखी थी, वो दिव्यांशी इस तरह निकाल देगी। वो अपनों पर आंख बंद के भरोसा करने वाली लड़की थी। इस खातिर उनकी जरा सी बात पर भी हट भी ज्यादा होती थी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पापा को कुछ न बताऊं, तो किसी तरह इस इंसान को हवेली बुलाओ, वरना। अन्विका अरोड़ा की बात पर अन्विका अरोड़ा की बात पर उसने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। मॉम, मैं कैसे बुलवाऊं उनको यहाँ? उनकी बात सुनती वो हकला गई थी। क्यों? उससे यूं छुपकर तुम बात कर सकती हो, उसको क्या बुला नहीं सकती? अन्विका जी का अंदाज कुछ अजीब सा था। वृंदा की आंखों में नमी आ गई। आप गलत समझ रही हैं मॉम, मेरा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, मैं उनको नहीं बुला सकती। वृंदा वहां से हटने लगी थी जब अन्विका अरोड़ा ने उसकी कलाई जोर से पकड़ते उसको अपने सामने रोक दिया था। तुम नहीं चाहती कि दुश्मनी खत्म हो, मिल बैठकर बात की जाए। अभी भी वक्त है, सब संभल सकता है। तुम नहीं चाहती कि दिव्यांशी वापस इस घर में आए। गलती हुई है उससे, पर खून है हमारा, उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। न जाने उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। वेदांत इंतकाम में ही लेकर गया है उसको। अगर देवराज बीच में नहीं आता तो दिव्यांशी को तलाक दे चुका होता अब तक। अन्विका जी की बात पर वृद्धा ने शक की निगाहों से उनकी तरफ देखा। उसको ये सारी बातें अब पता चली थी। मुझे पता चला है कि देवराज ने वेदांत को रोका है कि वो दिव्यांशी को तलाक नहीं दे। देवराज भला लगता है मुझे, उसको ही यहाँ पर बुलाकर हम इस दुश्मनी को अच्छे तरीके से खत्म कर सकते हैं। अन्विका जी ने एकदम से अपना पैतरा बदला था, जबकि वृंदा को उस इंसान की तारीफ अपनी अन्विका मॉम के मुंह से सुनकर हैरत हुई थी। उसके बारे में अब तक वो न जाने क्या क्या बोल चुकी थी। वो हमेशा से उसे ही मरवाना चाहती थी, ताकि वार सीधा चौधरी खानदान के सीने पर किया जाए। वो इस खानदान का सबसे ज्यादा कामयाब और अच्छा इंसान था, सबसे ज्यादा समझदार भी। वो अपने पापा और वेदांत चौधरी की तरह जज्बाती नहीं था। वो अच्छे से जानता था कि उसके पापा के मर्डर में वृंदा के पापा और अन्विका अरोड़ा के भतीजे माधव अरोड़ा का हाथ था, और इस वक्त देवराज का सबसे बड़ा दुश्मन वृंदा के पापा ही थे। अन्विका अरोड़ा को इस बात का डर था कि उनके पति को देखकर कभी भी मौका मिलते वो मार सकता है। इसी खातिर उन्होंने इस सब में वृंदा को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर वो इतने अच्छे होते तो मुझे तलाक के पेपर्स क्यों भेजते? उसके सवाल पर अन्विका जी ने अपना माथा मसला। हो सकता है ये भी कोई साजिश हो। अच्छा है कि उसको बुला लो, मिल बैठकर सब बात क्लियर हो जाएगी। वो उससे प्यार से बोली। वृंदा को उनके इरादे ठीक नहीं लगे। वृंदा ने अन्वी अरोड़ा की बात पर भी काफी सोचा। अगर ये दुश्मनी खत्म हो जाए तो और क्या चाहिए था उसको। फिर से कॉल करके देवराज को बुलाना चाहा। आप चाहती हैं कि मैं आऊं? वो उसी से सवाल कर गया। अच्छी बात नहीं कि दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये खत्म होगी बिना खून खराबे के। देवराज की बात पर वृंदा का दिल दहल गया। प्लीज इस सब को खत्म कर दीजिए, वो जैसे मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली। आप इस मामले से दूर रहिए वृंदा। कैसे आप मेरे पापा को मार देना चाहते हैं ना? वो बेकसूर हैं, उन्होंने आपके पापा को नहीं मारा। और प्लीज कोई जमीन नहीं चाहिए हमें आपसे, बस ये दुश्मनी खत्म कर दें। वो जैसे पढ़ा पढ़ाया सबक सुना रही थी। सामने वाले ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर खामोशी से कॉल काट दी। क्या कहा उसने? अन्विका जी ने बेचैनी से पूछा। कॉल कट कर दी। फिर से मिलाओ तुम। उनके कहने पर वृंदा ने कॉल मिलाई, लेकिन फिर से कॉल काट दी गई और एक मैसेज की टोन बजी। कल आ रहा हूँ मैं, देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन आप बिल्कुल बीच में नहीं आएंगी, समझी आप? उसने मैसेज अन्विका को बताया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही तो वो चाहती थी। मैं वेदांत बात कर रहा हूँ। देवराज अरोड़ा हाउस पहुँचने वाला होगा। वेदांत चौधरी को वृंदा पर बहुत गुस्सा आया, जिसने इस तरह से देवराज को वहां पर बुलाया था। वेदांत की बात सुनते ही उसके जिस्म से सारा खून निचड़ गया था। आप प्लीज उनको रोकिए,
उनकी जान को खतरा है यहाँ। वृंदा रोते हुए बोली, वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसको जान को खतरा है वहां पर। आपने तो वादा किया था उससे कि आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। वेदांत ने जहरीले लहजे में बोला, जब दिव्यांशी ने वहां पर आते उसकी गिरफ्त से अपना मोबाइल ले लिया। वृंदा, ऊपर वाले का वास्ता है, तुम अनामिका भाभी से बचकर रहो। इस खानदान के लिए आस्तीन का सांप वही है जो अपने ही लोगों को निगल रही हैं। समझो जरा इस बात को। दिव्यांशी ने ये बात करते कॉल काट दी। वृंदा का दिल बंद होने लगा। कितना बड़ा धोखा, वो भी अपनी औलाद की कसम खाकर। तुम बुलाओ वृंदा, कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बेटे की कसम, देवराज की जान को कोई खतरा नहीं होगा। वृंदा को चक्कर से आ गए। एक औरत, एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? उस पल गेट पर हॉर्न बजा। वृंदा की नजरें उस गाड़ी से निकलते इंसान पर जम गईं। वो अपने वादे का बहुत पक्का निकला था। वो आ गया था। वृंदा तेजी से नीचे की तरफ भागी। उसके अंदर आने से पहले उसके पापा ही पहले बाहर निकल आए। उनके साथ छोटे भाई यानी वृंदा के चाचा भी खड़े थे। देवराज के साथ उसका खास आदमी और आदि चौधरी भी आया था। वरना देवराज का कहना था कि वो उन लोगों के लिए अकेला ही काफी था जो उससे इतने ज्यादा डर रहे थे कि उन्होंने उस लड़की की आड़ में बैठकर उसको यहाँ बुलवाया था। देवराज के पापा की बहादुरी तो देखी हुई थी, पर उनका बेटा उससे भी कहीं ज्यादा बहादुर निकला। खुद चलकर दुश्मन की दहलीज पर आ गया। वृंदा के पापा और देवराज चौधरी आमने सामने खड़े हुए थे, पर बीच में दूरी अच्छी खासी थी। देवराज के आसपास वो दोनों खाली हाथ खड़े थे। उनके हथियार उनकी जेब में थे। वो अपने बोले एक एक शब्द को पूरा कर रहा था। ना तो वो 7 गार्ड की फौज लाया था और ना ही सामने खड़े अपने दुश्मन की तरह उसके हथियार तैयार कर रहा था। वो अपने ही घर में गार्ड की इतनी बड़ी फौज के बावजूद उससे डर रहे थे। अन्विका मॉम, आपने वादा किया था कुछ गलत नहीं होगा, फिर इन सब ने हथियार क्यों उठाए हुए हैं? घर की औरतें अंदर के हिस्से में खड़ी हुई थी, जहां से बाहर का मंजर साफ देखा जा सकता था, पर बाहर वालों को दिखाई नहीं देता था। दरवाजे बंद किए गए, जैसे किसी जंग की तैयारी की गई हो। अनामिका जी को उनकी जेठानी ने नफरत भरी निगाहों से देखा, जिसे दुश्मनी में अपने पति और खानदान के दूसरे मर्दों की जिंदगी की भी परवाह नहीं थी। वो बस अपनी आंखों के सामने देवराज चौधरी का मर्डर होते हुए देखना चाहती थी। दुश्मन घर आया है, खाली हाथ वेलकम करना तो नहीं बनता ना। अनामिका जी मुस्कुरा रही थी। अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखना था। अनामिका मॉम, आपने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बिना गार्ड के खाली हाथ आया। वृंदा चीखने लगी। उसने बाहर जाना चाहा, पर अनामिका जी ने उसकी बाजू पकड़कर रोक लिया उसे। दुश्मन है वो हमारा। दुश्मनी में इतना धोखा तो चलता है, और तुम क्यों इतनी तड़प रही हो उस दुश्मन के लिए? तुम्हारे पापा ने देख लिया तो पहली गोली तुम्हें ही मार देंगे। पति नहीं है वो तुम्हारा, जो इस तरह से रो रही हो, सिसक रही हो। तलाक दे चुका है वो तुम्हें। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, वो आज अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। उनकी बात पर वृंदा ने नफरत भरी निगाहों से उस औरत को देखा था। कितनी सफाई से वो सब बोल रही थी। कल तो उसको कुछ और बता रही थी, और अब उनके चेहरे पर जरा सी परेशानी नहीं थी। उसने एक झटके से उनकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाया था। तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई, और उसकी ताई भी उसके पीछे उसकी तरफ गई। देखती हूँ कैसे रोक पाती हो तुम इस खून खराबे को। अनामिका जी भी हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ गईं। खुशी हुई अपने दुश्मन की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर। देवराज ने भी उनके अंदाज में उनको जवाब दिया था, जबकि उसकी आंखों में वृंदा के पापा के लिए सख्त नफरत दिखाई दे रही थी। उसके पापा के कातिल थे और उस वक्त उसको भी मारना चाहते थे। तुमने सोच भी कैसे लिया हम लोग तुम्हारे खानदान से सुलह करेंगे? तुम यहाँ किस इरादे के साथ आए हो मैं वो भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे तुम्हारा यहाँ आना गुस्सा नहीं दिला रहा। ये देखकर खुशी हो रही है कि तुम्हारी मौत तुम्हें बहुत आराम से यहाँ पर खींच लाई है। आज से 6 साल पहले इसी जगह पर मेरे पापा ने अपनी आखिरी सांसें, और आज इसी जगह पर तुम्हारी आखिरी सांसें भी गिनी जाएंगी। जितनी गोलियां तुम्हारे पापा के वजूद में उतरी थी, उतनी ही तुम्हारी मौत का कारण बनेंगी। वृंदा के पापा के लहजे में नफरत थी। वृंदा बाहर आते अपने पापा की बातें सुन चुकी थी। उसने देवराज की तरफ देखा। इसी लम्हे देवराज की नजर भी उसकी तरफ उठ गई। वो कंधे उचकाते हल्के से मुस्कुराया था, जैसे कह रहा हो कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपना वादा पूरा निभाने की। सफेद रंग के कपड़ों में कमर के पीछे बाजू बंद खड़ा हुआ वो इंसान अपनी निडर अंदाज के साथ पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था।
दुश्मनों के सामने उनकी बंदूक के निशाने पर खड़े होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। पापा, वो यहाँ पर सुलह करने आए हैं, दुश्मनी खत्म करने। वृंदा ने कांपती हुई आवाज में अपने पापा को पुकारा। वृंदा, तुम अंदर जाओ। उसके पापा वृंदा को बाहर देखकर गुस्से से बोले थे, इस लड़की को तलाक देकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है ना तुमने। देखो कैसे अब भी तुम्हारा भला चाहती है ये। अरोड़ा खानदान का खून है और बड़े दिल की निशानी। जबकि उनके बात के जवाब में देवराज हंसने लगा। वह अनामिका जी को हैरान कर गया था। इस खानदान का बड़ा दिल चौधरी खानदान से बेहतर भला कौन जान सकता है। उसका लहजा ताने देने जैसा था। 6 साल पहले जो हुआ था आपके साथ, लगता है आप भूल गए हैं। वो उस वक्त कम उम्र तो था, पर अब लग रहा है कि इस बात को आप फरामोश कर चुके हैं। देवराज की बात वृंदा के पापा और अनामिका जी के अलावा किसी को समझ नहीं आई। वृंदा के चाचा उलझे हुए से सबको देख रहे थे। उस बात का यहाँ पर क्या जिक्र। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है और ये सच भी है। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। उनकी ये बातें सबको उलझा रही थीं। ये किस बारे में बातें हो रही हैं भाई साहब। वृंदा के चाचा ने उसके पापा को सवाल भरी नजरों से देखा। वादा खिलाफी की गई है। इस बात पर वृंदा के पापा ने निगाहें मोड़कर अनामिका जी की तरफ देखा। उनके अंदाज में बेयकीनी और गुस्सा था। उनको यकीन नहीं आया था कि उनकी पत्नी ने ऐसा खेल खेला है कि हमने वादा खिलाफी की। फिर अब क्या हो सकता है जब तुम ही नहीं बचोगे। फिर इस बात का क्या देखना। अनामिका जी को देवराज चौधरी की अकड़ और गुरूर एक आंख न भाया था। कैसे वो निडर होकर खड़ा था। मेरी जिंदगी और मौत का फैसला आप नहीं कर सकते। देवराज चौधरी ने नफरत भरी निगाहों से उस औरत की तरफ देखा। भाई साहब, ये बात क्या हो रही है। वृंदा के चाचा उलझ गए थे। मैं बताता हूँ आपको। आपकी भतीजी वृंदा अरोड़ा को मैंने कभी तलाक दी ही नहीं। वो अभी भी मेरी पत्नी है। बहुत सुकून से उसने वहां खड़े बाकी मेंबर के सर पर बम फोड़ा था। झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनामिका जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी देवराज के नंबर पर वेदांत की कॉल आई। ब्रजेश चौधरी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ा। हमें जाना होगा। आदि उन पर बम फोड़ता। वो एक नजर वृंदा को देखता हुआ वापस गाड़ी में बैठ गया। आपने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। वो जिंदा वापस जा रहा है। गोली मार दीजिए उसको। उनकी बात पर वृंदा के पापा ने शक भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखा। पहले वो सच्चाई तो पता कर लेते। देवराज सच कह रहा था या झूठ। जबकि सब जानते थे कि वो झूठ नहीं बोलता। देवराज सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, जहां ब्रजेश चौधरी को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। उनको हार्ट अटैक आया था। देवराज को लगा कि उसका दिल किसी ने निकाल लिया हो। कोई रिश्ता नहीं बचा है इनके बीच। आप जानते हैं, उसने तलाक के पेपर भेजे थे। अब ये ड्रामा बना रहा है। आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए और वृंदा और माधव का रिश्ता तय कर दीजिए। वृंदा आपकी बेटी है। जो कुछ दिव्यांशी ने किया वही वृंदा से करवाया जाएगा। अब आप सोच समझकर कदम उठाइएगा, वरना इज्जत वो भी खराब करके चली जाएगी। आखिर वो अपनी पत्नी की बातों में आ गए। अनामिका को लगा जबकि इस बार वो खुद चाल खेल रहे थे ताकि वो हकीकत जान सके। देवराज ने सच में वो तलाक के पेपर्स भेजे थे या नहीं, और उसके लिए उन्होंने जबरदस्ती बेटी को अपनी जान की धमकी देते दुल्हन की तरह तैयार करवा दिया। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी बिल्कुल। वो रोने लगी। नहीं करोगी तो अपने बाप का भी मरा हुआ मुंह देखोगी और देवराज चौधरी का भी। इस बात पर वो अंदर से दहल गई। चुपचाप लाश बनती हुई वो शादी का जोड़ा पहन गई। वो जानती थी कि वो गलत कर रही है, पर जैसे उसे यकीन था देवराज ऐसा होने नहीं देगा। वो जरूर आएगा, पर वो उसके साथ क्या करेगा अपने अंजाम से बेखबर थी। उसको दुल्हन बनाए बाहर लाया गया तो वो रुक गई। नहीं, ये गलत है, मैं नहीं करूंगी। वो तड़प गई थी। तभी माधव ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसे खींचा तो वो अपने ऊपर का घूंघट उतार गई। पंडित जी, शादी की क्रिया शुरू करें। माधव ने वृंदा की इस तड़प को देखते जलकर कहा था, जिसने अपने ऊपर से दुपट्टा उतार नीचे फेंक दिया था। पंडित जी, जो उसकी शादी के बारे में जानते थे, वैसा करने से झिझक रहे थे जब इस पल उनको कॉल आई। पंडित जी, अगर आपने गलती से भी वो शादी करवाई तो सबसे पहले मैं आपको मार दूंगा। दूसरी तरफ से चीख फाड़ते लहजे में कहा गया, जो सुनकर पंडित जी की रंगत लाल पड़ गई। माफ कीजिएगा मुझे, मैं शादी नहीं करवा सकता। लड़की पहले से ही शादीशुदा है और पहली शादी होने के बावजूद दूसरी शादी करना गुनाह है। मैं ये नहीं कर सकता।
पंडित जी की बात पर माधव गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ। वृंदा ने फौरन देवराज को कॉल करी। उसकी तरफ देवराज की जगह वेदांत ने उसकी कॉल रिसीव की। वेदांत चाचा, प्लीज आप मेरी बात देवराज से कराएं। वृंदा की आवाज डर से कांप रही थी। वो अभी बहुत गुस्से में है। किसी की नहीं सुन रहा। हम अरोड़ा खानदान के घर के बाहर पहुंचने वाले हैं। आप फिक्र मत करो। वेदांत ने देवराज की गुस्से की हद तक लाल चेहरे की तरफ देखते कहा था। आप उनसे कहिए मैं बात करना चाहती हूँ। उसके वहां पहुंच जाने का सुनकर वृंदा का दिल हौलने लगा। वेदांत ने कॉल स्पीकर पर कर दिया। देवराज, जो गुस्से की हद पार कर चुका था, उस रोती सिसकती आवाज पर वो नरम पड़ गया। ये लड़की उसको बहुत प्यारी थी। वो उसको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता था। ये लीजिए, बात करें। वेदांत ने देवराज के हाथ बढ़ाने पर मोबाइल उसको पकड़ा दिया। उसने स्पीकर ऑफ करते मोबाइल कान से लगाया। आप यहाँ पर नहीं आएंगे देवराज, ये लोग मार देंगे आपको। वृंदा की आवाज में महसूस की जाने वाली तड़प। इस बेटी के लिए तुम मुझे कह रहे थे। देखो कैसे इस इंसान के लिए दीवानी हो रही है जो उसके बाप को मारना चाहता है। अनामिका जी ने आग लगाने वाला अपना काम अभी भी जारी रखे हुए था। मैं आ रहा हूँ और इस बार आप बीच में नहीं आएंगी। वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते बोला था। उसकी आंखों में खून उबल रहा था। उस दिन ब्रजेश चौधरी की तबीयत खराब की वजह से वो वहां से निकल आया था और फिर उनके ख्याल रखने में ऐसा बिजी हुआ कि उस तरफ दोबारा ध्यान ही नहीं गया। आज ही उसको खबर मिली कि वृंदा की शादी करवाई जा रही है। उसका खून उबल रहा था। उसकी पत्नी को किसी और के साथ जोड़ने का सोच भी कैसे सकते थे वो। आज वो उनको नहीं छोड़ने वाला था। उसकी बात सुनते ही वृंदा की हालत खराब हो गई थी। एक तरफ ये लोग उसको मारने की तैयारी कर बैठे थे, दूसरी तरफ वो भी इनको मारने के इरादे से आ रहा था। वृंदा की सांसें रुकने लगी थी। एक तरफ उसके पापा थे तो दूसरी तरफ उसका पति। अन्विका अरोड़ा को फर्क नहीं पड़ता था। इन सब में अगर वृंदा का बाप मर जाता, उस औरत को सिर्फ दुश्मन खत्म करके अपने दिल को ठंडक पहुंचानी थी। कैसी दुश्मनी? ये एक राज था जो सिर्फ अनामिका ही जानती थी। देवराज, आप यहाँ पर नहीं आएंगे। आपको मेरी कसम है, आप यहाँ नहीं आएंगे। अगर आपने मेरे पापा को नुकसान पहुंचाया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। वृंदा सिसकते रोते हुए बोली थी। देवराज, जो घर के बाहर पहुंच चुका था, उसके शब्द पर देवराज के कदम वहीं जम गए। वो एक बार पहले भी उसके खातिर अपने पापा के कातिल की जान छोड़ गया था। अब फिर वो इंसान उसके लिए मौत का जाल बिछाए बैठा था। तो अब भी ये लड़की उसके हाथ बांध रही थी। उसके होठ से निकलते शब्द पर उसके पापा ने भी उसकी तरफ देखा। वो अपनी बेटी के लिए क्या कर रहे थे और वो अभी भी उनकी जान बचाने के लिए रो रही थी। आप अपने पूरे होश हवास में ये बात बोल रही हैं। देवराज चौधरी की आंखों को देख उस वक्त वेदांत को भी डर महसूस हुआ था। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और आप यहाँ नहीं आएंगे। मैं आपको भी कोई नुकसान पहुंचता हुआ नहीं देख सकती। वृंदा के आखिरी शब्द पर देवराज चौधरी के होठों पर जख्मी मुस्कुराहट आ गई। मुझे लगा था कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, पर मेरी तो अपनी मोहब्बत मेरे दिल से धोखा कर गई। आपको प्यार नहीं था मुझसे। वृंदा, मेरी पत्नी होते हुए आप किसी और के साथ जुड़ने के लिए कैसे मान गई? वो इंसान इस वक्त गुस्से से पागल हो चुका था। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर दे मारा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था। इस वक्त इस लड़की की अपने पापा के लिए साइड लेना, वो सेल्फिश हो रही थी या जो भी वो नहीं जानता था, पर इस वक्त उसके मुंह से अपने पापा का नाम सुना, अपने पापा की साइड लेना उसको आग जैसे जला रहा था। ऐसा नहीं, मैं आप दोनों से प्यार करती हूँ। वृंदा उसके नाराज होने पर बुरी तरह से रोने लगी थी। आप जानती हैं, मैं इसी डर से आपको इस दुश्मनी में नहीं आने दे रहा था। मैं जानता था अपने आप को कुर्बान करके भी वृंदा अरोड़ा के लिए देवराज चौधरी कुछ नहीं होगा। इस इंसान की ईगो पर बहुत भारी चोट लगी थी। ऐसा नहीं है कि उसको खोने के ख्याल से वृंदा की जान पर बन आई थी। अन्विका अरोड़ा लगातार अपने पति को उकसा रही थी कि वो वृंदा का फोन बंद कर दें, पर वो अपनी जगह हैरान खड़े थे और जम गए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैं वापस जा रहा हूँ वृंदा, सिर्फ आपके खातिर। एक बार और अपने पापा के कातिल की जान छोड़कर हमारे लिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएं। आपकी ये सिसकियां बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। आपने दिल तोड़ दिया है मेरा, पर आपको कोई तकलीफ पहुंचे इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। देवराज चौधरी की बातें सुनकर वृंदा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छा गया। वो अपनी जुबान का बहुत पक्का था। वृंदा अच्छे से जानती थी अगर वो अब जा रहा है
तो वापस कभी नहीं लौटेगा। उसने अपने बाप की तरफ देखा। नहीं, नहीं, मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। वृंदा की बात पर अन्विका जी ने गुस्से से उसके पापा की तरफ देखा था, जबकि दूसरी तरफ देवराज चौधरी आंखें भीज गया था। ये लड़की हर बार उसकी बर्दाश्त का इम्तिहान लेती थी। वहीं पर रहें, आपके हक में ज्यादा बेहतर होगा। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जानता था आज शायद वो उसके मामले में भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही क्या? मुझे आपके साथ आना है, पर आप अंदर नहीं आएंगे, मैं बाहर आऊंगी। उसके मना करने पर वो भी गुस्से से चीख उठी थी। उसको अब समझ आ रही थी कि पिछले 6 साल से वो इंसान उसको इसी तकलीफ से बचाने की कोशिश करता आ रहा था। उसको अपने नाम से जुदा नहीं कर सकता था। किसी खातिर उस पर कोई हक नहीं जताता, उसे खुद से दूर कर रखा था। पर किस्मत उनको फिर भी सामने ले आई थी। देवराज ने उसकी बात पर फोन काट दिया। वो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा अरोड़ा हाउस के सफेद दरो दीवार से नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। उसकी गाड़ी गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी। अगर वो लड़की बीच में नहीं आती तो वो अब तक अंदर जाकर किसी को भी नहीं छोड़ता। उसकी गाड़ी के पीछे 10-12 गाड़ियां और भी खड़ी थी, जिनमें बैठे गार्ड को 5 मिनट नहीं लगते वृंदा के पापा के गार्ड को मार गिराने में। तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। अनाविका जी ने उसको रोकना चाहा, जब उसके पापा ने अनाविका को रोक दिया। जाने दो इसको, उनके होठों से बस इतना ही निकला। उन्होंने नोट किया था कि वृंदा ने एक बार भी उनकी तरफ देखने की कोशिश नहीं की, मगर वो उनको नुकसान पहुंचाने के ख्याल से कैसे तड़प गई थी। एक बेटी के बाप से प्यार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज उनकी वो छोटी सी गुड़िया बहुत बड़ा सबक दे गई थी। अपने खानदान की लड़की को उस इंसान के पास नहीं जाने दूंगा अंकल। माधव वृंदा की तरफ बढ़ा। हाथ भी मत लगाना मेरी बेटी को, वहीं पर रुक जाओ, वो ऊंची आवाज में बोले। अनाविका जी ने उनकी तरफ देखा। आपकी बेटी आंखों के सामने इज्जत खराब करके जा रही है और आप। अनाविका जी का दिमाग घूम गया। वृंदा के पापा को अपनी बेटी की नींव नरम होता देख उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। उनको पहले से इस बात का डर था कि उसके पापा अपनी बेटी के मामले में पड़ सकते हैं। इस वक्त उनकी बेटी ने जिस तरह से उनके लिए अपनी तड़प दिखाई थी, रही सही कसर उसने पूरी कर दी थी। वृंदा ने दहलीज पार करने से पहले पापा की तरफ देखा। उसके आंसुओं में डूबी निगाहों में उस वक्त बहुत कुछ ऐसा था जो उसके पापा के दिल को चीर गया था। अगले ही लम्हे अपने आंसुओं को रगड़ती वो वहां से निकलती चली गई। देवराज चौधरी सपाट लहजे के साथ अपनी जगह खड़ा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल रंग की हो रही थी। जब कुछ देर बाद वो उसको बाहर आई हुई दिखाई दी, रोती हुई, उसके दिल को और ज्यादा तकलीफ दे गई। वृंदा ने भीगी हुई पलकों के साथ उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा था, जब देवराज ने उसका मौका दिए बिना उसके लिए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। ड्राइविंग सीट पर इस वक्त वेदांत बैठा था। वृंदा उसका गुस्सा और नाराजगी को देखते अपने होंठ दांतों से दबाती गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही दरवाजा बंद हुआ, जिसकी जोरदार आवाज उसके गुस्से की तेजी का एहसास दिला गई। वो फ्रंट सीट पर बैठ गया। वृंदा ने भीगती आंखों से उसकी तरफ देखा, जो सिगरेट पर सिगरेट पीता इस वक्त कंट्रोल करने की हद पर था। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन वाले बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।